अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का। यहाँ से एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। सबसे पहले हम वेक्टर स्पेसेस को समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सब स्पेस क्या होती है। अच्छा, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर एक डेफिनेशन दी हुई है, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है। लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स। यानी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको हम वी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, और उस पर दो ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हों, एक तो एडिशन और दूसरा उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता हो। देन आप ये नीचे गिवन 10 एक्सियम्स हैं, ये टेस्ट करेंगे। अगर तो ये 10 के 10 एक्सियम्स वो सेट वी सेटिस्फाई करता है तो हम फिर कहते हैं कि जो सेट वी है ना, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब वो 10 एक्सियम्स कौन से हैं, बारी बारी उनको डिस्कस करते हैं और फिर इसकी आगे एग्जांपल्स आएंगी, उनमें हम इनको टेस्ट भी करेंगे। और लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं और तकरीबन 20-21 पेजेस का है, तो हो सकता है ये 2 पार्ट्स में चला जाए या एक ही वीडियो अगर होगी तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो आप लोगों ने लेकिन अच्छे से समझनी है, सारी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से अगर कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आएगा तो फिर आगे वाले लेक्चर्स क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, वेक्टर स्पेसेस के कॉन्सेप्ट पे, तो फिर उनमें भी आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखनी है आपने और अच्छी तरह हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला एक्सियम जो हम चेक करते हैं सेट पी के ऊपर, वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप दो वेक्टर्स ले रहे हैं, वी में से कोई भी दो वेक्टर्स आपने ले लिए हैं, लेट्स से यू और वी। अब यू और वी जो हैं ये दोनों सेट वी में से ही लेने हैं आपने, ठीक है। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो जो आंसर आए वो भी इस सेट वी के अंदर ही लाई करता हो। एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, रियल नंबर्स में से दे देती हूँ आपको। चलें, जैसे 0 और 1 है, ये दो नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस करें 0 + 1 तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। और 1 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद है, तो यानी इसके ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स जो आप ले रहे हैं वो आप दोनों अगर प्लस करें तो उसका आंसर भी वी के अंदर ही लाई करना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं यू और वी, और अगर आप u + v करते हैं या v + u करते हैं, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 वेक्टर्स आ जाएंगे और तीनों v में से ही लेने हैं आपने, u v और w ले लें। अब आप u + v + w करें या u + v फिर w करें, आंसर सेम आना चाहिए। यानी पहले v और w को ऐड कर लें, जो आंसर आए उसको u में ऐड करें, या पहले u और v को ऐड कर लें, जो आंसर है उसको w में ऐड कर लें। बस ब्रैकेट चेंज कर देंगे ना, पहले आखिरी दो के साथ ब्रैकेट है, फिर पहले दो के साथ ब्रैकेट आ गई है। फोर्थ है जी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है u जो कि आपने v में से लिया है, और एक जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर समझते हैं ना, जिसको हम नल वेक्टर कहते हैं, कि जिसमें सारी एंट्री जीरो है। ये जीरो जो है ये एक स्केलर नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, बल्कि ये एक वेक्टर है कि जिसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी सबकी सब जीरो होंगी। ठीक है, आप जीरो वेक्टर को जब इसमें u में ऐड करेंगे तो आंसर u ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो 0 + u करें, ये u + 0 करें, जीरो से मुराद नल वेक्टर, दोनों सूरतों में आंसर आपका u ही आता है। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आप u को उसके नेगेटिव में ऐड करें, यानी u को -u में ऐड करें तो आपका आंसर 0 आएगा। और अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें कि -u आप बाद में ले जाएं और u पहले ले आएँ, फिर भी इन दोनों को ऐड करके 0 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आप एक वेक्टर u लेंगे और उसको किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा ना ku, वो भी वेक्टर v के स्पेस v के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, u आपने v में से लिया था, तो उसको अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है वो भी v के अंदर लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v, और बाहर एक स्केलर है जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप स्केलर को दोनों के साथ बारी बारी अलग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, k u हो जाएगा प्लस k v हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास दो स्केलर्स हैं m और n, और एक वेक्टर है u, और उनको अगर आप इस तरह लिख रहे हैं m + n × u, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, u को पहले m के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दें, फिर u को n के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट हमारे पास 9th एक्सियम आ जाता है कि अगर आपके पास दो स्केलर्स हैं m n और एक वेक्टर u है जो कि आपने v में से लिया है, और आप चाहें तो जब आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप चाहें तो पहले n को u से मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आए उसको m से मल्टीप्लाई करें, या पहले दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर
जैसे हमने पहले n को u से किया था, आप चाहें तो m को u से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में उसको n से, यानी मल्टीप्लाई ही करना है बेसिकली m, n और u को, लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10th और लास्ट एक्सियम जो है हमारा, उसमें यह है कि आपके पास एक वेक्टर u है और आप उसे स्केलर नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो 1 को जब आप u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u ही वापस आ जाएगा। और 1 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर n ट्यूपल r पर n। n ट्यूपल r पर n का मतलब है कि r3, r4, r3, ठीक है, कोई भी यहाँ पे हो सकती है r की पावर। आपने प्रूव करना है कि जो r पर n है ना, ये एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसको पिछले 10 एक्सियम्स जो हमने पढ़े हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम बारी बारी एक एक करके सारे 10 के 10 एक्सियम्स को चेक करेंगे। अगर वो सारे सेटिस्फाई कर रहा हुआ ये r पर n, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमारी फर्स्ट एक्सियम। इसमें हमने लेट कर लेना है कि हम ना r पर n में से कोई 2 वेक्टर्स ले रहे हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि u और v को ऐड करना है। तो 2 वेक्टर्स ले लेते हैं, एक u और एक v। अब u की जो वैल्यूज़ होंगी वो u1, u2, u3 अप टू un होंगी। v की वैल्यूज़ v1, v2, v3 अप टू vn होंगी। और ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, r पावर n से बिलोंग करते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने दोनों को क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो u और v को प्लस कर दें। जब आप इनको प्लस करेंगे तो पहला एलिमेंट आपस में ऐड होगा, यानी u1 और v1 आपस में प्लस हो जाएंगे, u2 और v2 आपस में प्लस हो जाएंगे, इस तरह u3 और v3 आपस में प्लस हो जाएंगे, अप टू un और vn आपस में प्लस हो जाएंगे। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा किससे, r पावर n से। तो ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में अगेन आप u लेंगे और v लेंगे। आप चाहें तो ये जो सपोज करने वाली चीज़ है ना, ये आप शुरू में एक दफ़ा लिख दें सारी प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले, फिर आपको ये हर किसी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर शुरू में नहीं लिखते तो फिर आपको हर किसी में इसको अलग अलग बताना पड़ेगा कि हम 2 वेक्टर्स ले रहे हैं u और v, जिसकी वैल्यूज़ ये हैं और ये दोनों बिलोंग करते हैं r पर n से। तो ये चीज़ हर उसमें आ रही होगी। अब आगे अब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में पहले आपने u प्लस v करना है, फिर आपने v प्लस u करना है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो u प्लस v करें तो u की वैल्यूज़ लिख ली हमने, प्लस लगा के v की वैल्यूज़ लिख ली। अब 1 1 वाली आपस में ऐड हो जाएगी, u1 v1 में ऐड होगा तो u1 प्लस v1 आ जाएगा, फिर u2 प्लस v2 आ जाएगा, अप टू un प्लस vn आ जाएगा। अब आप चाहें तो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़ा हुआ है। u1 v1 को हम लिख सकते हैं v1 प्लस u1, इसी तरह से u2 प्लस v2 को लिख सकते हैं v2 प्लस u2। ये v2 पहले लिख लें, u2 बाद में लिख लें, इसी तरह से vn पहले लिख लें, un बाद में लिख लें। तो मैंने कॉम्पिटिटिव लॉ लगा के सबका ऑर्डर क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब इनको दोबारा से अलग अलग कर लें, 2 वेक्टर्स में डिवाइड कर लें। तो जो पहला है ना v1, v2 और अप टू vn, इनका अलग से एक वेक्टर बना लें आप, और जो दूसरा है यानी u1, u2, u3 अप टू un, उनका एक अलग वेक्टर बना लें। और क्योंकि ये ऐड हो रहे थे आपस में तो इन दोनों के दरमियान में भी प्लस आ जाएगा। अब ये v वाली वैल्यूज़ वेक्टर v की थी, u वाली वैल्यूज़ वेक्टर u की थी, दरमियान में इनके प्लस है। तो स्टार्ट हमने u प्लस v से किया था और हमने एंड कर दिया v प्लस u पे। तो प्रूव हुआ कि u प्लस v इक्वल है किसके, v प्लस u के। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 वेक्टर्स चाहिए होते हैं, एक u, एक v और एक w। तीनों जो हैं वो r पर n से बिलोंग करते हैं। u की वैल्यूज़ u1 से un तक हैं, v की वैल्यूज़ v1 से vn तक हैं और w की वैल्यूज़ w1 से wn तक हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने तीनों को ऐड करना होता है, लेकिन पहले आप पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर आप v और w के साथ लगा लेते हैं। तो हम u और v के साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो ये देखें, बड़ी ब्रैकेट लगा के उसके अंदर u की वैल्यूज़ प्लस v की वैल्यूज़ और बाहर w की वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। अब u और v की वैल्यूज़ जब ऐड होंगी तो u1 v1 आपस में ऐड होंगे, u2 v2 आपस में ऐड होंगे, अप टू un vn आपस में ऐड होंगे। ठीक है, ये दोनों हमने ऐड कर लिए, प्लस w वाली साथ में एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो इधर से पहला वाला एलिमेंट u1 प्लस v1 w1 के अंदर ऐड हो जाएगा इस तरीके से। फिर u2 प्लस v2 यानी दूसरा एलिमेंट इधर से w2 के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप n तक ले जाएंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट u और v के साथ है, आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स लगा के इस ब्रैकेट को उठा के v और w के साथ भी लगा सकते हैं। तो u से हटा के आप उसको v और w के साथ लगा लें, इसमें भी आपने शिफ्ट कर दी ब्रैकेट और लास्ट वाले में भी शिफ्ट कर दी। अब यहाँ पे आप इसको अगेन एज अ सम ऑफ 2 वेक्टर्स लिख सकते हैं कि आप इधर से u1, u2 अप टू un ये सारे अलग कर लें, और ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है v1 w1, v2 w2, vn wn, ये अलग आप वेक्टर बना लें। दोनों के दरमियान में आप प्लस लगा देंगे और ये जो वेक्टर है
इसको मज़ीद फिर आप एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं कि v1 वाले अलग कर लें और w1 w2 wn वाले अलग कर लें। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा v प्लस w और बाहर u है, तो ये बन जाएगा u प्लस v प्लस w। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था तो हमारी ब्रैकेट u और v के साथ थी, तो आंसर हमारा आया जिसमें ब्रैकेट v और w के साथ है, तो एसोसिएटिव वाला एक्सियम जो है वो भी हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सियम आ जाता है जिसमें हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि आप u को किसी भी जीरो वेक्टर में ऐड करें तो आंसर u आना चाहिए। तो u आपने एक वेक्टर लिया u1 u2 अप टू un जो कि Rn से बिलोंग करता है, और एक जीरो वेक्टर लिया जिसमें सारी एंट्रीज जीरो होंगी। ठीक है, और ये भी Rn से बिलोंग करता है। अब दोनों को प्लस कर दें, तो जीरो वाली वैल्यूज़ लिख के प्लस u वाली वैल्यूज़ लिख लें। पहला आप पहला में ऐड करेंगे, दूसरा नंबर दूसरे में, तीसरा तीसरे में, एंड सो ऑन। जीरो u1 में ऐड हो जाएगा, दूसरा जीरो u2 में ऐड हो जाएगा, तीसरा u3 में, और लास्ट वाला un में ऐड हो जाएगा। अब जीरो u1 के साथ ऐड होगा तो u1 आ जाएगा, जीरो u2 के साथ ऐड होगा तो u2 आ जाएगा, जीरो un के साथ ऐड होगा तो un आ जाएगा। तो देखें ये सारी u की वैल्यूज़ थी ना, तो इसको इक्वल टू u कर दिया, तो जीरो प्लस u किया तो वो इक्वल टू u आ गया। इसी तरह से अगर आप u प्लस जीरो करें, यानी u वाला पहले रख लें, जीरो वाला बाद में रख लें, तो भी आपका आंसर u ही आएगा। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में हमने पढ़ा था कि हमने u और उसका नेगेटिव ऐड कर देना होता है। तो लेट करें u एक वेक्टर है जो कि Rn से बिलोंग करता है, और एक उसका नेगेटिव वेक्टर है वो भी Rn से बिलोंग करता है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, सारी एंट्रीज के साइन आपने चेंज कर देने हैं। ये सारे पॉजिटिव थे तो वो सारे आप नेगेटिव कर देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देना है आपने। u की वैल्यूज़ लिखें, प्लस लगा के नेगेटिव u की वैल्यूज़ लिखें। अब पहला वाला पहले में ऐड होगा, यानी u जो है वो माइनस u1 के साथ, u2 जो है वो माइनस u2 के साथ ऐड होगा। इसी तरह से लास्ट तक चलना है आपने। अब पॉजिटिव u1 नेगेटिव u1 से कैंसिल होके जीरो आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे ये भी जीरो आ जाएगा, और ये सारे बारी बारी जीरो हो जाएंगे। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, जिसमें सारी वैल्यूज जीरो हों उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। तो हमारा जो एडिटिव इनवर्स है u प्लस नेगेटिव u, ये किसके इक्वल आ गया, नल वेक्टर के या जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। तो फिफ्थ एक्सियम भी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट सिक्स एक्सियम क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि कोई स्केलर नंबर है k जिसको आप वेक्टर u से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि Rn से बिलोंग करता है। तो k जब u से मल्टीप्लाई होगा ना, तो u की जो वैल्यूज़ हैं बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ku1 ku2 अप टू kun, और ये जो आंसर है ये भी r पर n से बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था कि दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और बाहर एक स्केलर है। ठीक है, अब हमारा आंसर इस तरह आना चाहिए कि u प्लस के वी की फॉर्म में, कि k जो है वो अंदर दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, k एज इट इज़ अंदर u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो u1 v1 के साथ ऐड हो जाएगा, u2 v2 के साथ ऐड हो जाएगा, अप टू un जो है वो vn के साथ ऐड हो जाएगा। सारे ऐड करने के बाद अब जो बाहर k है इसको अंदर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। u1 v1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर k को u2 v2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट un vn के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब k को अंदर ले जाएं, u1 के साथ अलग और v1 के साथ अलग हो जाएगा, फिर u2 के साथ अलग और v2 के साथ अलग हो जाएगा, फिर un और vn के साथ अलग अलग कर लें। अब ये जब दो ऐड हो रही हैं वैल्यूज़, तो हम इसको एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स भी लिख सकते हैं ना, कि जैसे पहला पहला अलग कर लें, ku1 ku2 अप टू kun, इनका एक वेक्टर बना लिया जाए, और दूसरा kv1 kv2 अप टू kvn, इनका एक और वेक्टर बना लिया जाए। अब इसमें से सब में k सेम आ रहा है तो आप k बाहर निकाल सकते हो, अंदर u1 u2 अप टू un रह जाएगा। इन सब में भी k सेम आ रहा है तो k आप बाहर निकाल सकते हो, अंदर v1 v2 अप टू vn आ जाएगा। तो k के साथ ये सारी u की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम k के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं u के साथ, और k के साथ यहाँ सारी v की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये kv बन जाएगा। तो हमारा देखें रिजल्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट एट एक्सियम आ जाता है हमारे पास, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो स्केलर्स अगर ऐड हो रहे हैं और उनको आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर किस तरह आना चाहिए, के यू प्लस एल यू की फॉर्म में आना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम कि के और एल दो स्केलर नंबर्स हैं और यू एक वेक्टर है जो कि आर पर एन से बिलोंग करता है। तो ये आपने एक्सप्रेशन लिखा जो हमने प्रूव करना है। अब के प्लस एल तो एज इट इज़ रहेंगे, यू की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब के प्लस एल यू वन के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, के प्लस एल यू टू के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, के प्लस एल यू थ्री के साथ और अप टू यू एन के साथ। अब u1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें k के साथ अलग से, l के साथ अलग से, तो के u1 l u1 बन जाएगा। फिर कॉमा लगा के दूसरा एलिमेंट जो है u2 इसको भी k और l के साथ अलग अलग कर दें। फिर इसी तरह से un को भी k के साथ अलग कर दें, l के साथ अलग कर दें। अब ये एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स लिखा जा सकता है ना, इसमें से पहला पहला उठा लें, के u1 के u2 अप टू के un, ये एक अलग वेक्टर बना लिया।
LU1 LU2 अप टू LUN ये आपने एक अलग वेक्टर बना लिया। अब इन सब में K कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, वो बाहर निकाल लें, अंदर U1 U2 अप टू UN रह जाएगा। यहाँ सब में L सेम आ रहा है, आप वो बाहर निकाल लें, U1 से UN तक सारी वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब ये KU बन गया और ये L के साथ U आ गया, तो KU प्लस LU हमारा आंसर हो गया। 9th एक्सियम प्रूव करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो स्केलर्स लेने हैं आपने K और L, और एक वेक्टर लेना है U जो कि R पर N से बिलोंग करेगा। अब एक्सियम क्या था कि आप K इंटू LU करें, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो KL इंटू U आना चाहिए, कि आप पहले L को U से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में K से करो। ये पहले दोनों स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई करके फिर U से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आता है। हमने इससे ये चीज़ बनानी है, तो K एज इट इज़, और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंदर L भी एज इट इज़, U की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दें। अब पहले L अंदर मल्टीप्लाई होना है ना U के साथ, तो L को बारी बारी सबके साथ अलग करें, LU1 LU2 अप टू LUN। अब K बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो K को भी अंदर सबके साथ अलग अलग कर दें, K इंटू LU1 K इंटू LU2 अप टू K इंटू LUN। अब ये ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन वाली, ब्रैकेट आखिरी दो के साथ है तो आप इसको हटा के ब्रैकेट पहले दो के साथ लगा सकते हैं। KL के साथ ब्रैकेट आ जाएगी साथ U1, KL के साथ ब्रैकेट आ जाएगी साथ U2 अप टू KL के साथ ब्रैकेट आ जाएगी साथ UN आ जाएगा। अब सब में KL सेम आ रहा है तो आप KL कॉमन निकाल सकते हो, अंदर U1 U2 अप टू UN रह जाएगा, तो इसकी जगह आप दोबारा से U पुट कर दें और बाहर KL एज इट इज़, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 10th एक्सियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1 को अगर आप U से मल्टीप्लाई करें तो आंसर U ही आता है, ठीक है। तो U ले लिया आपने जो कि R पर N से बिलोंग करता है, और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 एज इट इज़, अंदर U की वैल्यू 1, अब बारी बारी सबके साथ 1 U1 के साथ 1 U2 के साथ अप टू 1 UN के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम ही आता है, तो 1 U1 को हम सिर्फ U1 लिख देंगे, 1 U2 को हम सिर्फ U2 लिख देंगे अप टू UN, और ये तो U वापस आ गया ना आपके पास, तो 1 U किसके इक्वल आ गया, U के इक्वल आ गया। तो देखें 10 के 10 एक्सियम्स आपने प्रूव कर दिए हैं, और इससे प्रूव होता है कि जो R पर N है ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। छोटा सा नोट MCQ में आ सकता है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ R पर N आर R स्क्वायर एंड R क्यूब। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसेस होती हैं। एक रियल नंबर होते हैं जो सिंपल R होता है, R स्क्वायर जो है ये 2 डायमेंशनल होती है, और R क्यूब जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें भी आपको उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि V जो है एक वेक्टर स्पेस है, और V में सारे मैट्रिसेस लाए करते हैं 2 बाई 2 के, जिसकी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस। अब इसके लिए भी हमें 10 एक्सियम्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे प्रूफ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम U और V की वैल्यूज़ कैसे लेंगे? पीछे तो हमारे पास वेक्टर्स थे ना, तो हमने U की वैल्यूज़ ली थी U1 U2 अप टू UN, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो हमने U और V को मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है, और वो मैट्रिसेस होने चाहिए 2 बाई 2 ऑर्डर के। तो U को भी आपने 2 बाई 2 का ऑर्डर बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया, V को भी 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें जो 4 एंट्रीज आनी है उनको आप नाम चाहे ABCDEF इस तरह से दे सकते हैं, ये U वालों को सबको आप U ही दे दें और इनको एड्रेस दे दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर 21 22, इसी तरह से V वालों को भी 11 12 21 22। और क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 वेक्टर्स चाहिए होते हैं ना, तो W भी हम साथ ही डिफाइन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे W भी बता दिया, और ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? V से। अब देखिए यहाँ शुरू में ही हमने ये चीज़ बता दी है, तो अब हमें हर प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट में बता दें बेहतर होता है। साथ ही हमें जो स्केलर्स इस्तेमाल करने आगे उनको भी हम शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं कि K एंड L आर 2 स्केलर्स। तो ये जो चीज़ें हमने आगे यूज़ करनी है 10 एक्सियम्स के अंदर, हमने उनको स्टार्ट में डिफाइन कर दिया। अब हर एक्सियम के अंदर इनको बारी बारी हमें नहीं करना पड़ेगा डिफाइन, बस हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो? U प्लस V कर देते हो, तो जस्ट दोनों को आपने ऐड कर देना है। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, U11 V11 में, U12 जो है वो V12 में, U21 V21 में, U22 V22 में। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आपने U प्लस V करना है, आंसर V प्लस U के इक्वल आना चाहिए। तो U की वैल्यू प्लस V की वैल्यू ऐड कर लें, दोनों को ऐड करने के बाद इनको ऑर्डर चेंज कर दें, यानी U प्लस V है तो आप इसको V प्लस U कर दो, इसको भी आप V प्लस U कर दें। क्यों? क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं रियल नंबर्स की, ये सारी रियल एंट्रीज है ना, तो रियल नंबर्स में से ली हुई हैं, तो इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। जब आगे पीछे कर दिया, अब इधर से पहला अलग कर लें, V11 V12 V21 V22, इनको एक आपने मैट्रिक्स बना दिया और दूसरी एंट्री को अलग करके एक मैट्रिक्स बना दिया, दरम्यान में प्लस, पहला V है दूसरा U है, तो ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से एसोसिएटिव भी होगी, इसमें एसोसिएटिव में क्योंकि 3 आती हैं, V और U और W,
यू और वी को पहले ऐड करना है आपने, तो इनके साथ इस तरह से ब्रैकेट लगा लें, डब्ल्यू को बाहर रख लें। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, अब डब्ल्यू के साथ ऐड करना है, तो यू और वी दोनों को प्लस कर देना है डब्ल्यू के साथ, तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। फिर ये वाला पूरा ऐड होना है W12 के साथ, तो इसके साथ ब्रैकेट लगा के साथ में डब्ल्यू वाली एंट्री लिख दी। सेम इसी तरीके से नीचे वाली दोनों। अब ब्रैकेट यू और वी से हटा के आप वी और डब्ल्यू के साथ लगा सकते हैं ना, रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इधर से ब्रैकेट हटा के आपने आगे कर दी। अब वी और डब्ल्यू के साथ ब्रैकेट है, इसको अगेन आप 2 मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिख सकते हैं कि जो शुरू वाली एंट्रीज हैं इनको मिला के एक अलग मैट्रिक्स बना लें, और जो ये ब्रैकेट वाली एंट्रीज हैं इनको आपने अलग मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से यू वाली अलग कर ली, वी और डब्ल्यू वाली अलग कर ली। अब ये जो है इसको फिर से आप 2 मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 एंट्रीज आ रही हैं। तो पहली वी वाली है, वो पहला वेक्टर बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, और दरमियान में सबके प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा के दूसरी एंट्री को आप दूसरे मैट्रिक्स में लिख दें और इनके साथ ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे ना। तो अब ये यू है प्लस ब्रैकेट के अंदर ये वी प्लस डब्ल्यू आ गया, तो एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जब हमने वेक्टर्स में पढ़ी है तो हम वेक्टर के साथ 0 वेक्टर ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्योंकि मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसके साथ 0 मैट्रिक्स ऐड होगा। इस तरह से यू आपने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसकी एंट्रीज हैं U11, U12, U21, U22, और एक 0 मैट्रिक्स लेंगे या नल मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 2x2 का मैट्रिक्स होगा और सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी, ठीक है। दोनों को ऐड करें, 0 U11 में ऐड होगा, 0 U12 में ऐड होगा, फिर तीसरे में, चौथे में ऐड करके 0 को किसी में भी ऐड करें तो वही चीज़ वापस आ जाती है ना। फिर ये दोनों ऐड होंगे तो U12 वापस आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे U21 वापस आ जाएगा, ये ऐड होंगे तो U22 वापस आ जाएगा, और देखें U वापस आ गया है, ठीक है। तो 0 + U किया तो U के ही इक्वल आ गया। इसी तरह से अगर आप U + 0 करते तो वो भी U आ जाता। नेक्स्ट 5th एक्सियम है एडिटिव इनवर्स। इसमें आपने U को उसके नेगेटिव से ऐड करना होता है ना। हमने मैट्रिक्स यू लिया है, प्लस लगा के उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब पहला नंबर पहले में ऐड करें, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा जो कि नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आप किसी स्केलर नंबर के को u से मल्टीप्लाई करते हैं। तो u हमारे पास ये है, बाहर k है, k को अंदर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो देखें अब जो आंसर आया है वो भी 2x2 का मैट्रिक्स है ना, और जो वेक्टर्स हमारा v है उसके अंदर सारे 2x2 के मैट्रिसेस हैं। तो अगर u जो है वो v से बिलोंग करता है तो जो ku है वो भी क्या कर रहा है, v से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ku का आंसर भी 2x2 का मैट्रिक्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपने u और v को पहले अंदर ऐड कर लेना है और k को बाहर रखना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद आपने अब k को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है बारी बारी। अब k को मजीद खोल दें, u के साथ अलग कर दें, v के साथ अलग कर दें, इधर भी u के साथ अलग कर दें, v के साथ अलग कर दें। सबके साथ सेपरेट करने के बजाय अब इधर से पहला एलिमेंट उठा के एक अलग मैट्रिक्स बना लिया जाए, प्लस लगा के दूसरा एलिमेंट उठा के अलग मैट्रिक्स बना लिया जाए। इन सब में से k कॉमन निकाला जा सकता है तो अंदर u रह जाएगा। इन सब के साथ भी k आ रहा है तो वो भी कॉमन निकाला जा सकता है, अंदर सारे v वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो k के साथ u वाला वेक्टर आ गया तो वो ku बन गया, इस k के साथ v वाला मैट्रिक्स आ गया तो वो kv बन गया। तो ये आपकी 7th वाली भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट 8 है। 8 में k + l × u होता है ना, तो पहले k + l बाहर रखेंगे, अंदर u की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये k + l अंदर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह आप लिख देंगे k + l × u1, k + l × u12, k + l × u21 एंड दिस, ठीक है। अब u11 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, u11 k के साथ अलग हो जाएगा, u11 l के साथ अलग हो जाएगा। सेम सबके साथ काम कर देना है। अब ये 2 ऐड हो रहे हैं तो इधर से भी पहला उठा के आपने अलग मैट्रिक्स बना लिया, दूसरा उठा के एक अलग मैट्रिक्स बना लिया। इन सब में k कॉमन आ रहा है, k बाहर निकाल लें। इन सब में l कॉमन आ रहा है, l बाहर निकाल लें। ये k × u वाला मैट्रिक्स आ गया, l × u वाला मैट्रिक्स आ गया। 9th वाला है जिसमें 2 स्केलर होते हैं, तो k × lu, k बाहर रखें, अंदर l के साथ u वाला वेक्टर आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। l को अंदर बारी बारी सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर k रह गया था, k को भी अंदर बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जो पहले से l u हैं ये आपने ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेने हैं। अब ब्रैकेट जो है वो इन दोनों से हटा के पहले दोनों के साथ लाई जा सकती है, क्योंकि ये स्केलर जो रियल नंबर्स हैं उनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, और ये सारी रियल एंट्रीज हैं। तो ब्रैकेट को हम आखिरी 2 से हटा के पहले 2 के साथ लगा सकते हैं, kl के साथ। सब में इसी तरह से कर लें। अब kl सब में सेम आ रहा है तो वो आप बाहर निकाल लें, अंदर u वाली वैल्यूज रह जाएंगी और उसी जगह आपने u लिख देना है। लास्ट हमारा जिसमें हम 1 को u से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने 1 बाहर रखा, u वाला मैट्रिक्स लिखा, 1 को अंदर बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास u ही वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 × u करेंगे तो u11 ही आ जाएगा, 1 × u12 करेंगे तो u12 ही वापस आ जाएगा। अब ये देखें
10 के 10 एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स आए हैं वो सब भी 2x2 के ही थे, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्ट था वो भी हमने 2x2 मैट्रिक्स से किया और जो आंसर्स आए वो भी सारे 2x2 के मैट्रिक्स थे और वो फिर वेक्टर स्पेस वी के अंदर ही लाए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट वी था मैट्रिसेस का वो क्या कहलाता है, अब क्या कहलाएगा, एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 आ गई है। इसमें वी एक सेट है और ये रियल वैल्यूड फंक्शंस का सेट है। अब देखें एग्जाम्पल 1 में वेक्टर्स का सेट था, एग्जाम्पल 2 में मैट्रिसेस का सेट था 2x2 मैट्रिसेस का, और एग्जाम्पल 3 में जो वी है ये फंक्शंस का सेट है, ठीक है। और इसमें फंक्शंस हम इस तरह से लेंगे f(x) g(x) करके। आपने प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इस पर हमने वो 10 के 10 एक्सियम्स जो है वो अप्लाई करके देखने हैं कि हमारा आंसर भी फंक्शन फॉर्म में ही आना चाहिए। फर्स्ट हम पहले एक्सियम लगाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का, और ये चीज़ शुरू में ही आप डिफाइन कर दें कि एफ जी एंड एच आर 3 फंक्शंस इन सेट वी, और कुछ स्केलर्स भी साथ डिफाइन कर दें तो फिर आपको हर प्रॉपर्टी में डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 आपने फंक्शंस ले लिए एफ और जी जो कि सेट वी से बिलोंग करते हैं। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या थी कि आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड करना होता था यू और वी को। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं तो आपने दोनों को ऐड करना है। तो एफ और जी को ऐड करें, बाहर इनके क्या है, एक्स है, क्योंकि बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब ये एफ ऑफ एक्स अलग हो जाएगा और जी ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, दरमियान में जो प्लस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स जो है वो एफ के साथ आप इस तरह कर दें अलग, जी के साथ इस तरह अलग कर दें, और जो आंसर आएगा ये भी वी से ही बिलोंग करता है क्योंकि दोनों फंक्शन फॉर्म में ही आंसर आए ना आपके। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि आप एफ प्लस जी ऑफ एक्स करें तो आपका आंसर जो है वो जी प्लस एफ आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव में ये होता है ना कि आगे पीछे कर देते हैं, तो आंसर हमारा ये आना चाहिए जी प्लस एफ। देखें एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लें, जी ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लें। अब क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, जी ऑफ एक्स को उठा के पहले लिख लिया जाए, एफ को बाद में लिख लिया जाए। दोनों में अब एक्स आ रहा है, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो एक्स बाहर एक दफ़ा लिख लें, अंदर जी प्लस एफ आ जाएगा। ये अगर जनरल हम बात करें तो एफ प्लस जी जो है वो जी प्लस एफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें 3 हमें फंक्शन चाहिए होंगे, एफ जी और एच। अब पहले एफ और जी के साथ ब्रैकेट लगा के एच बाहर रखा हुआ है और तीनों जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हैं। अब पहले के साथ एक्स अलग कर लें, यानी इस पहली ब्रैकेट एफ प्लस जी के साथ एक्स अलग कर लें और एच के साथ एक्स अलग कर लें। अब ये जो है इसको मजीद हम अलग अलग कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो वो कर लिया हमने, और ये अभी ब्रैकेट में ही है, ठीक है, एच बाहर है। अब ब्रैकेट इन दोनों से हटा के आखिरी दोनों के साथ शिफ्ट की जा सकती है। अब इन दोनों में एक्स सेम आ रहा है तो आप एक्स एक दफ़ा लिख लें, अंदर जी प्लस एच रह जाएगा। इन दोनों में भी एक्स सेम आ रहा है तो एक्स आप बाहर एक दफ़ा लिख लें, तो तीनों एफ प्लस ब्रैकेट जी प्लस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट एफ प्लस जी के साथ थी, यहाँ ब्रैकेट जो है वो जी प्लस एच के साथ आ गई है। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी है कि एफ में अगर आप 0 ऐड करें तो वो आपका एफ ही वापस आ जाना चाहिए। तो 0 प्लस एफ इंटू एक्स करें तो आप ये एक्स दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, 0 के साथ अलग कर देंगे, एफ के साथ अलग। ये 0 है तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब 0 किसी भी फंक्शन में ऐड होगा तो वो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास वापस आ गया। जनरल हम कहें तो 0 प्लस एफ इज इक्वल टू एफ होता है, एफ प्लस 0 करें तो भी इक्वल टू एफ होता है। फिफ्थ एक्सियम है एडिटिव इन्वर्स वाला, कि फंक्शन को अगर आप उसके नेगेटिव में ऐड करते हैं तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो फंक्शन को नेगेटिव में ऐड किया और दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं तो एक्स अलग अलग कर लें, एफ ऑफ एक्स अलग कर लें, प्लस लगा के ये माइनस एफ ऑफ एक्स अलग कर लें। अब इसका माइनस अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब सिक्स्थ एक्सियम है जिसमें हमने पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आप कोई भी स्केलर ले लें के और उसको मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन के साथ। उन्होंने स्केलर ए ले लिया है, आप चाहें तो के ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, स्केलर को स्केलर ही एम ले लें, एन ले लें, जो मर्जी आप उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा स्केलर के है तो आपने के एफ दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये बाहर एक्स आ जाएगा। अब ये के तो कांस्टेंट होगा ना, तो वो आप बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन जो है वो एक्स के साथ चला जाएगा एफ ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और बाहर उनके एक स्केलर होता था जिसको हम के कहते थे। यहाँ पे उन्होंने क्योंकि ए कह दिया तो फिर हम इसको ए से ही लेकर चलते हैं। ए जो है वो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो फंक्शन के साथ नहीं आ सकता, स्केलर तो एक्स के साथ नहीं आ सकता, वो वैसे ही रहता है। तो एफ प्लस जी सिर्फ एक्स के साथ आएगा इस तरीके से। अब एफ को एक्स के साथ अलग कर दें, जी को एक्स के साथ अलग कर दें आप, और ए जो है अब ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप देखें तो दोनों क्योंकि ये किसके फंक्शन आ रहे हैं, एक्स के फंक्शन आ रहे हैं, तो ब्रैकेट आप एक्स के साथ से हटा के ए एफ के साथ लगा सकते हैं इस तरह से, ए एफ इंटू एक्स
फिर ए जी इंटू एक्स। तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई कि ए अंदर बारी बारी दोनों के साथ अलग अलग चला गया। अब ये दोनों क्योंकि प्लस हो रहे हैं और दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो दोनों में से एक्स आप बाहर निकाल लें, अंदर ए एफ प्लस ए जी रह जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट 8 वाला है, दो स्केलर होते हैं इसमें जो दोनों ऐड हो रहे होते हैं और अंदर जो है वो एक फंक्शन होगा और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का होगा। ठीक है, अब ये ए और बी तो स्केलर है ना, तो ये वैसे ही रहेंगे। एफ जो है उसके साथ हम ये एक्स अलग कर लेंगे। ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स ए के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बी के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ए एफ के साथ आप ब्रैकेट लगा दें कि पूरा फंक्शन है एक्स का और बी एफ भी एक पूरा फंक्शन है एक्स का। अब दोनों में एक्स आ रहा है तो आप एक्स कॉमन निकाल सकते हैं इस तरह बाहर, अंदर आ जाएगा ए एफ प्लस बी एफ। नेक्स्ट 9th वाला है जिसमें दो स्केलर्स मल्टीप्लाई होते थे, तो ए बाहर रखें, अंदर बी एफ कर दें। अब ये बी एफ जो है ये एक्स के साथ अलग हो जाएगा, फिर ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो ए बी एफ ऑफ एक्स, और ये जो ब्रैकेट बी और एफ के साथ थी वो अब ए और बी के साथ लगा दें एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हुए। तो ये आपका 9th वाला भी प्रूव हो गया। लास्ट ये था कि आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ तो 1 एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट वैसे ही आ जाता है। एफ जो है वो एक्स के साथ चला जाएगा, 1 जो है वो एफ ऑफ एक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो एफ ऑफ एक्स ही वापस आ जाएगा। तो 10 के 10 एग्जाम्स हमने यहाँ पे शो कर दिए हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो जो वेक्टर वी है जो हमारा फंक्शंस का सेट था, इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इसमें एक पोलिनोमियल आपको दे दी है पी ऑफ एक्स जो कि ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इस तरह से जा रही है। क्यू ऑफ एक्स एक दूसरी पोलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट उन्होंने ए को चेंज करके बी कर दिया है। अब वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो ऐड कैसे करते हैं। पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, यानी ए नॉट जो है वो बी नॉट में ऐड हो जाएगा इस तरीके से। फिर a1x जो है वो b1x में ऐड होगा, तो x दोनों में आ रहा है तो आप x कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं और a1 प्लस b1 अंदर लिख लें इस तरह से। ठीक है, फिर x स्क्वायर वाली आपस में ऐड होंगी वैल्यूज़, तो x स्क्वायर दोनों में आ रहा है वो कॉमन ले लें, अंदर a2 प्लस b2 इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, अप टू लास्ट वाली वैल्यू इसमें xn दोनों में आ रहा है तो अंदर an प्लस bn लिख के xn बाहर कॉमन निकाल के आप लिखते। तो ये दोनों को आपने ऐड किया, ये एडिशन प्रॉपर्टी उन्होंने चेक की है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चेक कर लिया उन्होंने। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप किसी कांस्टेंट को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कांस्टेंट के ले लिया आपने, अंदर पोलिनोमियल आ गई। पोलिनोमियल जो है वो एक ही यूज़ होती है ना, इसमें दो तो नहीं यूज़ होती। तो एक पोलिनोमियल आप पी वाली ले लें या क्यू वाली, वो आपकी मर्जी है। तो पी वाली हमने यहाँ पे ले ली। अब के को अंदर बारी बारी सबके साथ आपने अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उन्होंने चेक की हैं। अच्छा, ये दो क्यों की हैं ये भी हम आगे जाके ना सब स्पेस का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ चेक करने के बजाय आप अगर सिर्फ दो चेक कर लेते हैं ना, एक ये एडिशन वाली और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो भी आपको पता चल जाता है कि वो सब स्पेस है। सब स्पेस में अभी आगे बताऊंगी कि क्या होती है, फिर उसके बाद में ये चीज़ दोबारा रिपीट करूंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी जीरो वेक्टर स्पेस क्या होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि वी इज़ अ वेक्टर स्पेस जिसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो के अलावा वहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उस वेक्टर स्पेस को क्या कहते हैं, ज़ीरो वेक्टर स्पेस कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, v इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह आप जीरो लिखते हैं, तो ये ज़ीरो वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, और इसको भी आप अगर अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी कि आप जीरो को जीरो में ऐड करें तो आंसर फिर भी जीरो ही आएगा ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस में सारे जीरो हैं। आपने उसी में से दो उठाने होते हैं ना, u और v, और उनको ऐड करना होता है। तो एक उठाएंगे वो भी जीरो होगा, दूसरा उठाएंगे वो भी जीरो होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। तो जीरो भी इस v के अंदर ही लाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर आप के यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो जो के यू आंसर है वो भी v में मौजूद होना चाहिए ना। तो अगर u जो है वो ज़ीरो है तो k को उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो तो इसमें मौजूद है ना v में, तो इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू v, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। एवरी प्लेन थ्रू द ओरिजिन इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है कि ओरिजिन से जो भी प्लेन गुजरेगा वो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अच्छा लेट कर लें कि v आपका एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से गुजर रहा है, लेट से वो r³ के अंदर है, और आपने अब इस पर वो प्रॉपर्टीज चेक करनी है। ठीक है, अब ये जो है ना ये वेक्टर स्पेस उन्होंने असल में डेफिनेशन आगे जाके दी है, एग्जांपल पहले दे दी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ सब स्पेस क्या होती है। लेट से आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसको आप चेक कर चुके हो वो 10 एक्सियम्स अप्लाई करके। अब इसी वेक्टर स्पेस का कुछ हिस्सा आपको अलग से दे दिया है, तो उसे हम कहते हैं सब स्पेस। जैसे सबसेट होता है ना, सबसेट क्या होता है, लेट्स से 1 2 3 एक सेट है और एक सेट है आपके पास जिसमें सिर्फ 1 2 आ रहा है। अब इसी सेट का कुछ हिस्सा उठा के एक अलग सेट बना दिया गया है, तो ये सबसेट है।
इसी तरीके से वेक्टर स्पेस का कुछ पोर्शन उठा के दोबारा से एक अलग स्पेस बना दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सब स्पेस कहते हैं। और अगर वेक्टर स्पेस है, एक सेट वी है लेट्स से, वो अगर वेक्टर स्पेस है तो यानी वो ऑलरेडी वो वाली 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सब स्पेस होगी ये भी तो उसी का पार्ट है ना, तो ये भी उन सब को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहाँ पे 3-4 ऐसे एक्सियम्स हैं जो फिर भी आपको चेक करने पड़ते हैं, लेकिन 10 के 10 चेक नहीं करने पड़ेंगे। एक्सियम नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 10 ये वाले जो हैं ये आप चेक नहीं करेंगे अगर सब स्पेस की बात हो रही है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए आप ऑलरेडी ये चीज़ें चेक कर चुके हैं, तो उनको आप रिपीट नहीं करेंगे, वो इनहेरिट हो जाएंगी, इसके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगी, सेटिस्फाई कर रही होगी ये सब स्पेस, ठीक है। लेकिन एक्सियम 1, 4, 5, 6 ये वाले आपको चेक करने पड़ेंगे, ये अपने माइंड में बिठा लें। 4, 1 कौन सा था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी थी ना, कि अगर आप दो वेक्टर्स लेते हैं यू और वी और उनको ऐड करके जो आपका आंसर आता है वो आपका इसी सब स्पेस के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अलग से चेक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना पोर्शन इसका ले रहे हैं उनमें 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करके या 2 वेक्टर्स को ऐड करके जो आंसर निकाल रहे हो वो इस सब स्पेस के अंदर ना हो लेकिन वेक्टर स्पेस के अंदर मौजूद हो। ऐसा हो सकता है ना कि वेक्टर स्पेस के अंदर तो है, जैसे इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 1 और 2 को ऐड करके 3 आ रहा है, वो इस बड़े सेट के अंदर तो मौजूद है लेकिन इस सब स्पेस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस सब स्पेस के लिए अलग से वो प्रॉपर्टी दोबारा चेक करनी पड़ती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से जो 4, 5 और 6 वाले एक्सियम्स हैं ये भी इसी तरह से यहाँ पे दोबारा हमें चेक करने पड़ते हैं। लेकिन बाकी जो है ना हमारे 6 एक्सियम्स वो हमें यहाँ पे रिपीट नहीं करने पड़ते, वो अगर वेक्टर स्पेस की सब स्पेस दी हुई है तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो उन 6 को तो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन बाकी के जो 4 हैं 1, 4, 5, 6 ये वाले हमें दोबारा से चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है r पावर 3 की, तो हम पीछे r पावर n के लिए एक चीज़ सेटिस्फाई करके आए हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने की थी, ये वाली हमने जो काफ़ी डिटेल से की एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने कहा था कि r पावर n जो है वो वेक्टर स्पेस है। अब r पावर 3 जो है ये r पावर n का ही एक सबसेट बन रहा है, एक सब स्पेस बन रही है। तो r पावर 3 जो है इसके लिए फिर हम सिर्फ ये 4 एक्सियम्स चेक करेंगे, 10 के 10 पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि r पावर n के लिए हम बाकी सारे पहले चेक कर चुके हैं। हमें पता है कि r पावर n इज अ वेक्टर स्पेस। अब उसमें से एक सब स्पेस हमें दे दिया, उसका छोटा सा एक पार्ट दे दिया r क्यूब। अब r क्यूब के लिए हमें सिर्फ 1, 4, 5, 6 चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम कि जो प्लेन होता है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसकी जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है ax + by + cz = 0। ये आपने याद रखनी है। अब आपने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको 2 वेक्टर्स चाहिए होते हैं u और v। अब ये क्योंकि r पावर 3 है तो u में भी 3 एंट्रीज होंगी, u1, u2, u3, और v में भी 3 एंट्रीज होंगी, v1, v2, v3। आप दोनों वेक्टर्स को यहाँ पुट कर दें, x, y और z की जगह। x की जगह u1 आ जाएगा, y की जगह u2 आ जाएगा, z की जगह u3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा au1, bu2, cu3। ये इक्वेशन u की फॉर्म में आ गई। फिर इसी तरह से आपने v1, v2, v3 पुट करके एक और इक्वेशन बना लेनी है। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, इन पे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है जो फर्स्ट एक्सियम है हमारा। और उसमें हम क्या करते थे, हम दोनों को ऐड कर देते थे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये u वाला है और ये v वाला है, 0 और 0 तो ऐड होकर 0 हो जाएगा ना, उसको तो छोड़ दें। आप इधर से पहला एलिमेंट जो है इधर से पहले एलिमेंट के अंदर ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा au1 + au2। अब दोनों में a सेम आ रहा है तो a हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर u1 + u2 इस तरह से लिख लेंगे, सॉरी u1 + v1, माय मिस्टेक। दोबारा देखें, पहला एलिमेंट ऐड करना है ना, तो a u1 और a v1 ये दोनों ऐड होंगे। a दोनों में सेम आ रहा है तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर u1 + v1 रह जाएगा। इसी तरह से b वाले जब आपस में ऐड होंगे तो b सेम आ रहा है, b कॉमन ले लें, अंदर u2 + v2 रह जाएगा। c वालों में c सेम आ रहा है, अंदर u3 + v3 रह जाएगा, = 0। अब अगर आप देखें, आप वैसे ही u और v को भी ऐड करते तो क्या आता, पहला एलिमेंट ऐड करते तो u1 + v1 आता, u2 और v2 को ऐड करते तो ये चीज़ आ जाती, u3 और v3 को ऐड करके तो ये चीज़ आ जाती। तो हमें इक्वेशन फॉर्म में जब इसको पुट करते हम, तो पहला एलिमेंट हमने x की जगह पुट करना होता है, तो a के साथ आ जाता u1 + v1, b के साथ आ जाता u2 + v2 और c के साथ आ जाता u3 + v3। तो ये चीज़ भी उसमें पुट करके सेम आंसर आना था जो अलग अलग पुट करके दोनों को ऐड करके आया है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि जो आंसर आया है वो भी उसी के अंदर लाई करता है। 1 के बाद हमने 4 वाला चेक करना था। 4 क्या था हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी वाला, कि 0 को अगर आप किसी भी उसमें ऐड करें तो आंसर जो है वो 0 ही आना चाहिए। तो 0 हम एक यहाँ पे
वेक्टर स्पेस ले लेते हैं और वो क्योंकि आर क्यूब के अंदर लाई कर रहा है तो उसकी 3 ही एंट्रीज आएंगी यहाँ पे 0 0 0। इसको आप इक्वेशन में पुट करें, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी और जी की जगह भी, तो ये तीनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है इन तीनों में पुट करके क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको आप किसी भी इक्वेशन के साथ u वाली के साथ या v वाली के साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर सेम चीज़ ही वापस आ जाएगी। तो एक्सियम 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद 4 के बाद हमने चेक करना है 5 और 6। 5 में हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। तो देखिए मैंने इक्वेशन u की फॉर्म में ले ली है, a(u1) b(u2) c(u3) इज इक्वल टू 0, यानी x y z की जगह हमने u पुट कर दिया है। अब इधर इनके नेगेटिव ले लें, यानी उसके हमने एडिटिव इनवर्स लेना होता है ना 5th के अंदर, तो इनके नेगेटिव ले लें। तो u1 का नेगेटिव -u1 हो जाएगा, u2 का नेगेटिव -u2 हो जाएगा, u3 का नेगेटिव -u3 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को अब ऐड करें तो ये a वाले आपस में ऐड होंगे, a इंटू -u1 a इंटू u1। जब आप इनको ऐड करेंगे a तो कॉमन आ जाएगा ना, तो अंदर u1 -u1 आ जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह से b के अंदर वाले भी दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो 0 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इधर 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 0, c वाला भी 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 5th एक्सियम भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगर आप उसको इक्वेशन को उसके नेगेटिव में ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर 0 आता है। लास्ट एक्सियम जो हमने अब चेक करना है वो 6 वाला रह गया है। 6 में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी थी कि आप u को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो u वाली इक्वेशन ली हमने a(u1) b(u2) c(u3) और इसको किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें। तो k जब मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ku1 हो जाएगा, b इंटू ku2, c इंटू ku3। ठीक है, तो u1 u2 u3 जो है वो आपके बिलोंग कर रहे थे ना R3 से, तो ku1 ku2 ku3 जो है वो भी किससे बिलोंग करेंगे, वेक्टर स्पेस हमारी जो आर क्यूब है उसी से बिलोंग करेंगे। तो सिर्फ हमने ये 4 एग्जाम्स यहाँ पे चेक किए हैं और ये चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इट मीन्स आर क्यूब जो है ये क्या है, एक, और इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ सेट दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। प्रूव करना है आपने कि ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैंने देखा था, इसमें कुछ मिसिंग है, यानी हमें ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी यहाँ पर। इससे मिलती जुलती आगे एक और एग्जांपल आएगी तो फिर मैं वहाँ पे आपको समझाती हूँ। अभी इसी से आगे वाली जो हमारी एग्जांपल नंबर 8 है ना, और उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है, तो वो 8 और 10 में भी इससे मिलता जुलता काम है। उसमें हमें स्टेटमेंट में पूरी चीज़ बताई हुई है, फिर उसका सोल्यूशन किया हुआ है, तो वहाँ पे ये चीज़ हम कर लेंगे। तो एग्जांपल 7 आप स्किप कर दें, इसमें कोई डाटा जो है ना मिसिंग है। ये आप जब 8 और 10 करोगे ना और फिर वापस 7 पे आके देखना, तो फिर आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे ऊपर एक जो है वो बिल्ट इन फंक्शन हमें नहीं दिया हुआ। थ्योरम 1 क्या है हमारे पास, लेट v बी अ वेक्टर स्पेस u अ वेक्टर इन v एंड k इज अ स्केलर। यानी एक वेक्टर स्पेस v है और उसमें से एक वेक्टर u ले लेते हैं आप और एक स्केलर नंबर है आपके पास k। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। देखें कि अगर आप 0 को u से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, यानी वो 0 वेक्टर बन जाएगा। स्केलर नंबर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी एक चीज़ 0 है तो वो ऑब्वियसली सबको 0 कर देगी। -1 को अगर आप किसी वेक्टर u से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। और ku अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये स्केलर 0 है जिसकी वजह से उसने u को मल्टीप्लाई करके भी 0 कर दिया है, या फिर जो u था वो 0 है और वो k से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 यहाँ पे 0 को इक्वल आ रहा है तो या तो पहले वाला 0 है या फिर इधर दूसरे वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास 0 होगा। इसके बाद अब हमारा प्रॉपर एक सब स्पेस का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो सब स्पेस फिर मैं आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, काफ़ी लंबा हो गया ये वाला लेक्चर भी। उसके 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम सब स्पेसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद आप लोगों ने अगर कोई चीज़ पूछनी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।